देवगढ़ की अदालत में जज समृद्धि शेखर की आवाज गूंज रही थी। 30 साल की उम्र में भी बेरोजगार, मुझे समाज में सिर उठाकर जीना है। सामने खड़ा था उसका पति आरव, चुप, शर्मिंदा और टूटता हुआ। किसी को नहीं पता था कि जिस आदमी को आज अदालत में डांटा जा रहा है, कुछ साल बाद उसी जिले का सबसे बड़ा अफसर वही बनेगा। और तब डांटने वाला चुप होगा और चुप रहने वाला इतिहास। इस दिल तोड़ देने वाली कहानी जानने के लिए वीडियो का अनंत बाने रहे हैं। देवगढ़ जिले की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। मंदिर की घंटी, दूर से आती सब्जी वालों की आवाज और सड़कों पर भागते लोग सब अपनी जगह थे। उसी देवगढ़ में आरव शेखर और समृद्धि शेखर की शादी हुई थी। दोनों पढ़े लिखे परिवारों से थे। आरव शांत स्वभाव का, कम बोलने वाला लड़का था, जबकि समृद्धि तेज दिमाग और आत्मविश्वास से भरी हुई। शादी के समय आरव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। समृद्धि तब भी जज बन चुकी थी। परिवारों ने सोचा, लड़का मेहनती है, आज नहीं तो कल अफसर जरूर बनेगा। शुरुआत के कुछ महीने ठीक रहे। समृद्धि कोर्ट जाती, आरव उसे छोड़ने स्टेशन तक जाता। रात में दोनों साथ खाना खाते, भविष्य की बातें करते। आरव अक्सर कहता, जिस दिन मेरा भी नाम किसी कुर्सी पर होगा, उस दिन सबसे पहले तुम्हें गर्व महसूस होगा। समृद्धि मुस्कुरा देती थी। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी। समृद्धि की पोस्टिंग बड़ी जिम्मेदारी वाली थी। रोज नए केस, नए फैसले, नई तारीखें। वही आरव की तैयारी लंबी खिंचती जा रही थी। एक परीक्षा निकलती, दूसरी हाथ से चली जाती। हर असफलता के साथ आरव थोड़ा और चुप हो जाता। समस्या तब शुरू हुई जब रिश्तेदारों और समाज की बातें घर में घुसने लगी। जज बहू और बेरोजगार दामाद। लड़की कितनी आगे निकल गई, लड़का वही का वही। समृद्धि पहले इन बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन धीरे धीरे वही बातें उसके दिमाग में बैठने लगी। कोर्ट में सहकर्मी पूछते, आपके पति क्या करते हैं? मैडम। हर बार समृद्धि को जवाब देने में झिझक होती। घर में अब बातें कम होने लगी। आरव पढ़ाई में डूबा रहता, समृद्धि फाइलों में। एक ही घर में दो लोग, लेकिन दूरी बढ़ती जा रही थी। आरव को महसूस होने लगा था कि उसकी चुप्पी अब बोझ बन रही है। एक रात आरव ने कहा, थोड़ा वक्त और दो, मैं हार नहीं मानूंगा। समृद्धि ने बिना उसकी ओर देखे बस इतना कहा, वक्त मेरे पास अब बहुत कम है। यहीं से रिश्ते में पहली गहरी दरार पड़ी, जिसका दर्द अभी शब्दों में नहीं उतरा था, लेकिन आने वाले तूफान की आहट दे चुका था। देवगढ़ की अदालत में समृद्धि शेखर का नाम सम्मान और सख्ती दोनों के लिए जाना जाता था। उसकी कुर्सी पर बैठते ही पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता। वो कानून की भाषा समझती थी और फैसले बिना किसी भावुकता के सुनाती थी। मगर वही समृद्धि जब शाम को घर लौटती तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी थी। आरव अब भी पहले की तरह पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा था। किताबें, नोट्स, पुरानी प्रश्न पत्रिकाएं, सब कुछ उसकी दुनिया बन चुकी थी। लेकिन समृद्धि को अब यह मेहनत नहीं, सिर्फ एक लंबा इंतजार दिखता था। समाज की बातें अब उसके कानों में जहर की तरह उतरने लगी थी। कोर्ट के गलियारों में फुसफुसाहट होती, इतनी बड़ी जज और पति अभी बेरोजगार। हर बार समृद्धि मुस्कुरा देती, लेकिन भीतर कुछ टूट जाता। घर में बातचीत कम होती गई। अब सवाल प्यार से नहीं, ताने की तरह पूछे जाते। आज भी घर पर ही हो? अब कितने साल और लगेंगे? आरव हर बात को चुपचाप से लेता। वो जानता था, इस समय जवाब नहीं, सब्र जरूरी है। एक शाम, बिना किसी बहस के, समृद्धि ने वो बात कह दी जिसे वो लंबे समय से भीतर दबाए बैठी थी। आरव, मैं इस शादी को अब आगे नहीं ले जा सकती। ये रिश्ता मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आरव कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ भरोसा था।
फिर बहुत शांत आवाज में उसने कहा, समृद्धि, ये समाज कभी किसी का नहीं हुआ है, आज तक किसी का नहीं हुआ। वो एक पल रुका, फिर आगे बोला, तुम मुझे इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि समाज क्या कहेगा, लेकिन मैंने तुमसे समाज के डर से प्यार नहीं किया था, मैंने तुमसे प्यार किया था, सिर्फ तुमसे। समृद्धि उसकी ओर देखने से बचती रही। आरव की आवाज भर्राने लगी, मगर शब्द साफ थे। मैंने तुम्हें हर हाल में अपनाने का वादा किया था। तुम जज बनो या कुछ और, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज मेरा समय मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए तुम मुझे छोड़ रही हो। कोई बात नहीं। उसने गहरी सांस ली। जिसमें तुम्हारी खुशी है, मैं वही करने के लिए तैयार हूं। समृद्धि कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। उसी रात तलाक की अर्जी तैयार हुई। कोई चीख नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस एक रिश्ता समाज के डर और समय की बेरुखी के सामने चुपचाप टूट गया। और अब अगला फैसला देवगढ़ की उसी अदालत में होना था जहां समृद्धि रोज दूसरों की किस्मत पर दस्तखत किया करती थी। देवगढ़ जिला न्यायालय की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। बाहर चाय की दुकान पर लोग खड़े थे। वकील अपनी फाइलें संभालते हुए भीतर जा रहे थे और पेशकार रोज की तरह नाम पुकार रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस दिन कोर्ट नंबर 2 में एक ऐसा मामला आने वाला है जिसमें कानून से ज्यादा रिश्ते का वजन होगा। आरव शेखर सुबह जल्दी उठ गया था। नहाकर उसने सादा सा कपड़ा पहना, साफ लेकिन पुराना। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक अजीब सी थकान। उसने मां की तस्वीर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप घर से निकल पड़ा। समृद्धि भी तैयार होकर निकली। उसके चेहरे पर वही सरकारी गंभीरता थी जो हर दिन रहती थी, लेकिन आज फाइलों के बीच एक अलग फाइल थी जिस पर उसका और आरव का नाम लिखा था। वो फाइल भारी नहीं थी, मगर हाथ में लेते ही उसकी उंगलियां हल्की सी कांप गई। कोर्टरूम में सन्नाटा था। केस पुकारा गया। आरव आगे बढ़कर खड़ा हो गया। समृद्धि जज की कुर्सी पर बैठी थी। कानूनन सब कुछ सही था। इस तरह के मामलों में कई बार जज खुद को अलग कर लेता है, लेकिन समृद्धि ने ऐसा नहीं किया। वो इस फैसले को किसी और पर छोड़ना नहीं चाहती थी। कागज पढ़े गए, औपचारिक सवाल पूछे गए। क्या आप दोनों अपनी मर्जी से तलाक चाहते हैं? आरव ने सिर हिलाकर हाँ कहा। समृद्धि की आवाज आई, ठहरी हुई लेकिन स्थिर। कोर्टरूम में बैठे लोग दोनों को देख रहे थे। कोई पहचान नहीं पाया कि ये वही पति पत्नी है जिनकी शादी कभी बड़ी सादगी से हुई थी। तलाक के कागज आगे बढ़ाए गए। आरव ने कलम उठाई। एक पल के लिए रुका। उसने समृद्धि की ओर देखा। वो नीचे फाइल की ओर देख रही थी। आरव ने बिना कुछ कहे दस्तखत कर दिए। कोई सवाल नहीं, कोई आरोप नहीं, बस एक सीधी रेखा जिसके साथ एक रिश्ता कागज पर खत्म हो गया। समृद्धि ने आखिरी आदेश पढ़ा। कानूनी शब्दों में फैसला सुना दिया गया। हथौड़ी की हल्की आवाज के साथ मामला निपट गया। आरव पीछे मुड़ा। बाहर निकलते हुए उसने एक पल के लिए कोर्टरूम को देखा। यही वो जगह थी जहां रोज न्याय होता था, और आज उसी जगह उसका निजी संसार बिखर गया था। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली। हवा वही थी, लोग वही थे, बस अब वो अकेला था। समृद्धि कुछ देर कुर्सी पर बैठी रही। फाइल बंद की, चश्मा उतारा। चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, लेकिन मन में एक खालीपन था जिसका कोई कानूनी इलाज नहीं था। उस दिन देवगढ़ अदालत में एक केस खत्म हुआ था, लेकिन 2 जिंदगियों की राह पूरी तरह अलग हो चुकी थी। छोड़कर शहर के बाहरी हिस्से में आ गया। वो इलाका न बहुत गरीब था, न ठीक ठाक, बस ऐसा जहां लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछते। यहां किराया थोड़ा कम था और इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके व्यवहार से होती थी।
उसने एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया। कमरा छोटा था, लेकिन साफ था। एक कोने में फर्श पर बिछा पतला गद्दा, पास में एक लकड़ी की छोटी मेज, जिस पर किताबें, एक पुराना लैंप और नोट्स बिखरे रहते थे। खिड़की से सामने की गली दिखती थी। सुबह दूधवाले की साइकिल, दोपहर में बच्चों की आवाजें और शाम को लौटते मजदूर। यही उसकी दुनिया बन गई। शुरुआती दिनों में आरव पूरी तरह बिखरा हुआ था। रात को नींद नहीं आती थी। कभी कभी अचानक आंख खुल जाती और दिल जोर जोर से धड़कने लगता। ऐसे में वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता रहता, मानो सड़क की हलचल में अपने दर्द को घुलता हुआ देख रहा हो। पैसों की हालत बहुत तंग थी। उसने तय किया कि पढ़ाई के साथ साथ काम करना जरूरी है। सुबह वो एक निजी संस्थान में पार्ट टाइम काम करता, कभी रिकॉर्ड संभालना, कभी छात्रों के फॉर्म भरवाना। काम छोटा था, तनख्वाह भी मामूली, लेकिन उससे उसका दिन चल जाता था। शाम को वो जल्दी कमरे में लौट आता, चाय खुद बनाता, कभी कभी सूखी रोटी और नमक से ही पेट भर लेता। खाने से ज्यादा जरूरी उसके लिए किताबें थी। उसने अपनी दिनचर्या बना ली थी। सुबह काम, दोपहर थोड़ी नींद और शाम से देर रात तक पढ़ाई। धीरे धीरे उसका जीवन एक लय में आने लगा। दर्द खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वो दर्द उसे तोड़ नहीं रहा था। वो सीख रहा था दर्द के साथ जीना। कभी कभी मोबाइल में पुरानी तस्वीरें दिख जाती, वो तुरंत फोन साइड में रख देता। अब वो पीछे नहीं देखना चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने खुद को अतीत में उलझा लिया तो भविष्य कभी हाथ नहीं आएगा। पड़ोस में रहने वाले लोग उसे बस इतना जानते थे कि ये लड़का बहुत पढ़ता है। कोई नहीं जानता था कि वो किस हालात से गुजरा है। एक शाम मकान मालिक ने सहजसी बातचीत में पूछा, क्या करते हो बेटा? आरव ने बस इतना कहा, तैयारी कर रहा हूं। उस रात उसने देर तक सोचा। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी नहीं है। वो जमीन पर जरूर था, लेकिन खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। कुछ महीनों बाद उसने खुद में बदलाव महसूस किया। अब वो पहले से ज्यादा शांत था। कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो सोच समझकर। असफलताएं अब उसे चौंकाती नहीं थी। वो उन्हें स्वीकार करना सीख गया था। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया, जिस पर बस एक पंक्ति लिखी थी, हालात मेरे खिलाफ है, लेकिन फैसला अभी बाकी है। वो जानता था कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन पहली बार उसे ये भरोसा हुआ कि अगर वो रुका नहीं तो एक दिन हालात भी उसके सामने झुकेंगे। और इसी भरोसे के साथ आरव शेखर हर सुबह खुद को फिर से उठाता रहा, चुपचाप, बिना किसी से शिकायत किए। आरव शेखर की जिंदगी अब घड़ी की सुई जैसी हो गई थी। न आगे तेज, न पीछे धीमी, बस टिक टिक करती हुई चलती रहती थी। परीक्षा देने के बाद उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न ये कि पेपर कैसा गया, न ये कि उम्मीद है या नहीं। कमरे में वही पुरानी दिनचर्या चलती रही। सुबह उठना, काम पर जाना, लौटकर चाय बनाना और फिर किताबें खोल लेना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर अंदर कुछ रोज रोज भारी होता जा रहा था। रिजल्ट की तारीख कोई नहीं जानता था। हर सुबह मोबाइल उठाते समय उंगली एक पल के लिए रुक जाती, मानो डरती हो कि कहीं वही दिन न हो। कई बार वेबसाइट खुली, कई बार बंद हुई। हर बार नाम न दिखने पर आरव मोबाइल रख देता, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। एक शाम अकादमी से जुड़े एक पुराने शिक्षक का फोन आया। बस इतना कहा, तैयार रहना। फोन कट गया। उस रात आरव सो नहीं पाया। छत को देखता रहा। उसे याद आया, कोर्टरूम, दस्तखत, खाली हाथ बाहर निकलना। सुबह जब रिजल्ट आया तो किसी शोर के साथ नहीं आया, बस एक साधारण सा नोटिफिकेशन। आरव ने वेबसाइट खोली, पीडीएफ खुली, नाम ऊपर से नीचे जा रहे थे। उसने एक बार आंखें बंद की, फिर दोबारा देखा। नाम वही था,
कुछ सेकंड तक उसका दिमाग सुन्न रहा। दिल जोर से धड़का, फिर अचानक शांत हो गया। वो कुर्सी से उठा, कमरे में 2 कदम चला और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। कोई खुशी का उछाल नहीं, कोई फोन नहीं, बस एक लंबी सांस, जैसे किसी ने उसके कंधे से सालों का बोझ उतार दिया हो। ट्रेनिंग शुरू हुई तो उसे पहली बार लगा, अब पीछे मुड़ने का रास्ता सच में बंद हो गया है। अकादमी की सुबह सख्त थी। अनुशासन, समय, आदेश, हर चीज तय। वहां कोई ये नहीं पूछता था कि तुम पहले क्या थे। सबको एक ही नजर से देखा जाता था। आरव वहां भी ज्यादा दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब फील्ड ट्रेनिंग होती, जब केस स्टडी पर चर्चा होती, तो लोग चुप हो जाते। उसके जवाब सीधे होते, न ज्यादा बोल, न ज्यादा दिखावा। ट्रेनिंग के दौरान कई बार उसे देवगढ़ याद आया। वो जिला जैसे पीछे छूट गया था, लेकिन पूरी तरह गया नहीं था। पोस्टिंग ऑर्डर के दिन माहौल बदला हुआ था। हॉल में हलचल थी। लोग अनुमान लगा रहे थे, कौन कहा जाएगा। आरव सबसे पीछे बैठा था। कोई अनुमान नहीं, कोई चर्चा नहीं। लिफाफा हाथ में आया। उसने तुरंत नहीं खोला, कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे खोला। पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन पर पहुंचते ही उसका हाथ रुक गया। देवगढ़। एक पल को उसे लगा जैसे कमरे की आवाजें दूर चली गई हों। वही जिला, वही नाम। अब फर्क सिर्फ इतना था, इस बार वो लौट रहा था, किसी के सामने खड़े होने के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिले की जिम्मेदारी उठाने के लिए। आरव ने कागज मोड़ा। चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया, लेकिन अंदर कही एक बहुत पुरानी कहानी धीरे धीरे अपने आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ रही थी। देवगढ़ जिले में नए कलेक्टर के रूप में आरव शेखर के आने की खबर तेजी से फैल गई। अखबारों में नाम छपा, दफ्तरों में चर्चा हुई और हर विभाग में एक ही बात होने लगी। नया कलेक्टर बहुत सख्त है, लेकिन ईमानदार है। समृद्धि शेखर ने भी ये खबर पढ़ी। नाम देखते ही उसकी उंगलियां ठहर गई। वही नाम जिसे उसने कभी समाज के डर से छोड़ दिया था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो अब भी देवगढ़ की सिविल जज थी। उसे लगा पद बदल गए हैं, लेकिन रिश्ते तो खत्म हो चुके हैं। पहली आधिकारिक मुलाकात जिला स्तरीय बैठक में हुई। समृद्धि फाइल लेकर मीटिंग हॉल में दाखिल हुई। सामने कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कलेक्टर था। गंभीर चेहरा, सीधी नजर, सादा व्यवहार। नेम प्लेट पर साफ लिखा था, आरव शेखर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक पल के लिए उसकी चाल धीमी पड़ गई। आरव ने नजर उठाई, पहचाना, और फिर नजर फाइल पर डाल ली, जैसे सामने कोई आम अधिकारी बैठा हो। बैठक के दौरान जब समृद्धि ने एक केस पर राय रखी, आरव ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मैडम, कानून किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन जिले में इंसान भी रहते हैं। फैसला लेते समय जमीन की सच्चाई मत भूलिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह पहली चोट थी, सीधी, साफ और सार्वजनिक। इसके बाद जब जब समृद्धि किसी प्रशासनिक मसले में सामने आई, आरव ने उसे वही याद दिलाया जो उसने कभी नहीं समझा था, इंसान की कीमत। एक बार कोर्ट कैंप के दौरान उसने कहा, आपने हमेशा पद और प्रतिष्ठा देखी, लेकिन एक इंसान को पहचानने में चूक गई। समृद्धि कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ही उसकी हार थी। वो जहां उसे मौका मिलता वही सच रख देता। आपने मुझे बेरोजगार समझा था, लेकिन असल में आप समय को समझ नहीं पाई। वो कभी गाली नहीं देता, कभी आवाज ऊंची नहीं करता, लेकिन हर शब्द समृद्धि को भीतर तक तोड़ देता। उसी दौरान देवगढ़ में आरव ने ऐसे काम किए जिनकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। भूमिहीन मजदूरों को जमीन के पट्टे, भ्रष्ट अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई, गरीब बच्चों के लिए छात्रावास और अदालत प्रशासन के बीच पारदर्शिता। लोग कहने लगे, ये कलेक्टर बदला नहीं ले रहा,
ये सिस्टम सुधार रहा है। एक दिन समृद्धि अकेली अपने चैम्बर में बैठी थी। बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थी, आरव के काम की तारीफें। उसने खिड़की से बाहर देखा, वही देवगढ़, लेकिन अब उसकी नजर में बदला हुआ। उसे याद आया वो दिन, वो वाक्य, ये शादी मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। आज वही प्रतिष्ठा उसे भीतर से खोखली लग रही थी। अंतिम बार जब दोनों आमने सामने हुए, आरव ने बस इतना कहा, मैंने तुमसे बदला नहीं लिया, मैंने बस साबित किया कि तुमने एक इंसान को नहीं पहचाना, तुमने पैसे और पद को पहचाना था। फिर वो मुड़ा और चला गया। समृद्धि वही खड़ी रह गई, एक जज जिसने सबसे बड़ी गलती अपनी जिंदगी के फैसले में कर दी थी। देवगढ़ ने उस दिन सीखा, इंसान का मूल्य उसकी मौजूदा हैसियत से नहीं, उसकी सहन शक्ति और ईमानदारी से तय होता है। और आरव शेखर की कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि एक मिसाल बन गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।